नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसमें मैंने पशुपालन संबंधित प्रश्न और राजस्थान जीके के प्रश्नों को शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों यह इस श्रृंखला का 9वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 8 मॉडल टेस्ट पेपर और करवाए हैं, तो इस वीडियो के बाद में आप उन्हें भी देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि आपके पशु परिचर भर्ती में और अधिक से अधिक जिनकी पूछे जाने की संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा राजस्थान जीके से हम शुरुआत करें तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर रेगिस्तान इलाका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है लगभग 2/3, यानी कि राजस्थान के लगभग 2/3 यानी मान सकते हो लगभग 61% जो भूभाग है उस पर रेगिस्तान पाया जाता है। यानी कि राजस्थान के लगभग 12 जिलों के अंदर और रेगिस्तान का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की लंबाई कितनी है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है पूर्व से पश्चिम 869 किमी तथा उत्तर से दक्षिण 826 किमी। दोस्तों राजस्थान की अगर लंबाई की बात करें तो हम पूर्व से और पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, वहीं उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की और आकार की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान का आकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों पशु परिचर भर्ती की इस चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 10.41%। यानी दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो संपूर्ण भारत में और राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रथम स्थान पर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान की और कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 5920 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। वहीं अगर दोस्तों इसमें इस कुल लंबाई में बात करें तो इसमें से 1070 है दोस्तों वो पाकिस्तान, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की उसमें राजस्थान साझा करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में वोल्स्टोनाइट कहाँ पाया जाता है। अर्थात दोस्तों एक धातु खनिज है वोल्स्टोनाइट, उसके भंडार राजस्थान में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है सिरोही और डूंगरपुर। दोस्तों सिरोही और डूंगरपुर जिले के अंदर और जो वोल्स्टोनाइट खनिज है उसके भंडार हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है भोराट का पठार। दोस्तों गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का जो मध्य का भूभाग है उसे हम भोराट के पठार से जानते हैं। अगर दोस्तों हम इस क्षेत्र की बात करें तो माही इस क्षेत्र की प्रमुख बहने वाली नदी है जो कि दक्षिणी राजस्थान है उसमें सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी का नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है माही नदी। दोस्तों माही नदी द्वारा और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसकी जो मध्य की सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम माही नदी की बात करें तो इस माही नदी का उद्गम स्थल और मध्य प्रदेश से माना जाता है और यही नदी जो कर्क रेखा है उसे 2 बार काटती है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राजस्थान में किस किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विजय सिंह पथिक। दोस्तों जो विजय सिंह पथिक थे उन्हें राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो चलने वाला किसान आंदोलन है, जिसमें बिजौलिया किसान आंदोलन है, उसमें विजय सिंह पथिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगर दोस्तों हम विजय सिंह पथिक की बात करें तो ये प्रमुख रूप से ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनका जो मुख्य नाम था, जो उनका वास्तविक नाम था, वो भूप सिंह था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोरबंद। दोस्तों जो गोरबंद नामक गीत है उसके अंदर ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग का नाम है। अर्थात दोस्तों राजस्थान का सबसे जो प्राचीन संगठित उद्योग है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है दक्षिण पूर्वी भाग। दोस्तों जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, जिसमें और झालावाड़, कोटा और बूंदी ये ज़िले शामिल है, वहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर दोस्तों हम ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है जो और झालावाड़ ज़िले के अंदर होती है। वहीं अगर दोस्तों हम एक किसी क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वो जो माउंट आबू है सिरोही के अंदर, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या है। अर्थात दोस्तों राजस्थान में और वर्तमान में कितने संभाग और ज़िले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 10 संभाग और 50 जिले। दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में और पहले 7 संभाग हुआ करते थे, लेकिन 3 संभाग और बन गए हैं, जिनमें पाली, डूंगरपुर आदि संभाग शामिल है। तो अब राजस्थान में कुल संभागों की संख्या और 10 हो चुकी है, वहीं जिलों की संख्या 50 हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की 1070 किमी लंबी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा का नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों जो राजस्थान से और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती है। अर्थात दोस्तों जो गर्मियों के दिनों में राजस्थान में शुष्क और धूल भरी जो आंधियां चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है लू। दोस्तों उन्हें उत्तरी भारत और राजस्थान में लू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए गए होंगे और उनके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल से आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं पशुपालन संबंधित प्रश्नों की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा पशुपालन का पहला प्रश्न है वो है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रोटीन और किस पशु के दूध में पाया जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो हैं, विकल्प ए गाय का दूध, विकल्प बी बकरी का दूध, विकल्प सी भेड़ का दूध और विकल्प डी भैंस का दूध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी भेड़ का दूध। दोस्तों भेड़ के दूध में और सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंत सूजती है। अर्थात दोस्तों पशुओं की आंत में सूजन है जो वो किस विटामिन की कमी से आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विटामिन ए। दोस्तों पशुओं में विटामिन ए की कमी के कारण उनकी जो आंतें हैं उनमें सूजन आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जुगाली ने करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है। अर्थात ऐसे पशु दोस्तों जो जुगाली नहीं करते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरियल पाचन है वो किस भाग में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए, अमाशय। दोस्तों जुगाली ने करने वाले पशुओं में जो बैक्टीरियल पाचन है वो अमाशय के अंदर होता है। दोस्तों अगर आपको पशुपालन संबंधित प्रश्न अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए सेलुलोज, विकल्प बी लैग्निन और विकल्प सी लैग्नोसेलुलोज और विकल्प डी शर्करा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैग्निन। दोस्तों जो लैग्निन होता है वो नाइट्रोजन रहित और निष्कर्ष माना जाता है। अर्थात इसके लैग्निन के अंदर और नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक प्रौढ़ पशु शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। अर्थात दोस्तों एक जवान यानी कि पशु होता है, एक प्रौढ़ पशु होता है, उसके शरीर के अंदर और पानी की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 90%। दोस्तों एक प्रौढ़ पशु के अंदर पानी की मात्रा 90% पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गाय व भैंस में प्रजनन का सर्वोत्तम समय है। अर्थात दोस्तों गाय और भैंस के अंदर जो प्रजनन है वो कब किया जाना चाहिए। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार दे रखे हैं। विकल्प ए मध्यकाल के प्रारंभ होने के 15 घंटे बाद, विकल्प बी मध्यकाल के अंतिम 9 घंटे बाद, विकल्प सी मध्यकाल के प्रारंभ होने से 24 घंटे बाद और विकल्प डी मध्यकाल के प्रारंभ होने से 10 या 12 घंटे बाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी मध्यकाल के प्रारंभ होने से 24 घंटे बाद। दोस्तों मध्यकाल के प्रारंभ होने के 24 घंटे के बाद में और पशुओं के अंदर जो प्रजनन है वो किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अर्थात दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी अवेकानगर। दोस्तों अवेकानगर टोंक के अंदर और केंद्रीय और भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी। दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंदर और उसकी जो प्रक्रिया है वो नहीं दे रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि है। अर्थात दोस्तों जो चूजे होते हैं उनमें लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए गुदा विधि। दोस्तों चूजों में लिंग निर्धारण गुदा विधि के द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भैंसों में गलघोंट रोग को फैलाने वाले कारक का नाम है। अर्थात दोस्तों भैंसों के अंदर जो गलघोंट रोग होता है वो किस कारक के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए पास्चुरेला बुफेलोसेप्टिक। दोस्तों पास्चुरेला और बुफेलोसेप्टिक नामक जो जीव है उसके कारण और भैंसों के अंदर जो गलघोंट रोग है वो फैलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वह कौन सा ज्वार है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। अर्थात ऐसा दोस्तों ज्वार यानी ऐसा बुखार कौन सा है जिसके अंदर जो शरीर का तापक्रम है वो उल्टा कम हो जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मिल्क ज्वार। दोस्तों जो मिल्क ज्वार होता है उसके अंदर और जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा 26वें नंबर का प्रश्न है वो है टिप्नोनाइटिस एक रोग है, अर्थात दोस्तों जो टिप्नोनाइटिस रोग है वो किसके कारण होता है। विकल्प ए जीवाणु जनित, विकल्प बी विषाणु जनित, विकल्प सी फफूंद जनित और विकल्प डी आहार जनित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी आहार जनित। दोस्तों ये जो रोग है आपका टिप्नोनाइटिस ये आहार जनित रोग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात दोस्तों 1 ग्राम जब वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प ए 14.40 कैलोरी। दोस्तों 14.40 कैलोरी हमें ऊर्जा 1 ग्राम वसा के और ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम घास लवण देना चाहिए, अर्थात दोस्तों एक दूध देने वाले पशु है उसे कितना ग्राम और रोज घास और लवण देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 50 से 60 ग्राम। दोस्तों प्रतिदिन 50 से और 60 ग्राम और जो हमको लवण है वो एक दुधारू पशु को देना चाहिए। तो इसका विकल्प बी आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है वो है अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात दोस्तों ऐसी गाय जो अपना दूध स्वयं पी जाती हैं उनके आदत को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ये होगा दोस्तों इसके जो विकल्प हैं हमारे वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए बुल नोज रिंग, विकल्प बी हॉल्टर, विकल्प सी टेल होल्डर और विकल्प डी नेक क्रेडलेट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी नेक क्रेडलेट। दोस्तों नेक क्रेडलेट का यूज़ और गायों के जो खुद स्वयं अपने दूध पीने की जो उनकी आदत है उसे सुधारने के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध आयन में किस समय उत्पन्न होता है, अर्थात दोस्तों जो दूध आयन है वो किस समय उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हर समय, यानी दोस्तों पशुओं के अंदर जो दूध है जो दूध के आयन है वो कब उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों पशुओं में हमेशा ये आयन उत्पन्न होते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के एवं पशुपालन संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं जिसमें CET 10+2 और ग्रेजुएशन CET शामिल है और अन्य जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं या चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती हो उसकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।